तो दोस्तों जुम्मांजी फ्रेंचाइजी में हमें 3 मूवी देखने को मिल चुकी है और तीनों की तीनों एक जैसे सुपर डुपर हिट रही हैं। और अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है क्योंकि जुम्मांजी 4 भी हमें देखने को मिलने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चैनल को सेट कर दीजिएगा। तो उस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और उसके बारे में जानना चालू करते हैं। मेरी की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेक कसदन ने किया है, जिन्होंने जेफ पिंकनर और स्कॉट रोसेनबर्ग के साथ पटकथा लिखी है। यह फिल्म जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी किस्त और जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 की अगली कड़ी है। ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट, करेन गिलन, निक जोनास, एलेक्स वोल्फ, मॉर्गन टर्नर, सेरडेरियस ब्लेन और मैडिसन इसमैन ने पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहराई है, जबकि अक्वाफिना, डैनी ग्लोवर और डैनी डेविटो कलाकारों में शामिल हुए हैं। फिल्म की कहानी वेलकम टू द जंगल के 2 साल बाद होती है, जिसमें किशोरों का एक ही समूह, एक पुराने दोस्त और 2 अनजाने में शामिल लोगों के साथ एक बार फिर जुमांजी में फंस। मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी से 11 मई 2019 के बीच अटलांटा, न्यू मैक्सिको, अल्बर्टा और हवाई सहित स्थानों पर हुई। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 दिसंबर 2019 को सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने 132 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $801.7 मिलियन की कमाई की, जो 2019 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। एक सीक्वल विकास में है। कथानक जुमांजी में अपने रोमांच के बाद स्पेंसर गिल्पिन, एंथनी फ्रिज जॉनसन, मार्था कैपली और बेथनी वॉकर कॉलेज के अपने पहले सेमेस्टर के लिए अलग रहने के बाद क्रिसमस की छुट्टियों में मिलने की योजना बनाते हैं। स्पेंसर, निराश महसूस करते हुए कि उसका जीवन उसके दोस्तों की तरह ग्लैमरस नहीं है, जुमांजी में प्रवेश करता है, फिर से अपने अवतार की तरह महसूस करना चाहता है। मजबूत, साहसी डॉ स्मोल्डर ब्रेवस्टोन। जब स्पेंसर अपने घर पर योजना के अनुसार नहीं आता है, तो उसके दोस्त यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह खेल में शामिल हो गया है। वे उसका पीछा करते हैं, यह जानते हुए कि वह खुद से बाहर नहीं निकल सकता। दुर्भाग्य से, स्पेंसर के दादा एडी और एडी के बिछड़े हुए दोस्त मिलो, जो ऊपर है, भी खेल में फंस जाते हैं। जब बेथनी पीछे रह जाती है, तो वह मदद के लिए एलेक्स व्रीके की ओर मुड़ती है। मार्था एक बार फिर रूबी राउंडहाउस का अवतार बन जाती है, लेकिन फ्रिज बेथनी के पुराने अवतार प्रोफेसर शेल्डन ओबेरॉन बन जाता है, जबकि एडी और मिलोडॉ स्मोल्डर ब्रेवस्टोन और फ्रैंकलिन माउस फिनबार बन जाते हैं। उसी गेमप्ले की उम्मीद करते हुए समूह एक नए कथानक से हैरान हो जाता है। जुमांजी सूखे से पीड़ित है। खेल को समाप्त करने के लिए उन्हें फाल्कन ज्वेल नामक एक जादुई हार को पुनः प्राप्त करना होगा, जिसे सरदार जुर्गन द ब्रूटल ने चुराया था। शुतुरमुर्गों की भगदड़ से बचने के बाद वे एक बाजार में स्पेंसर से मिलते हैं, जिसका भी एक नया अवतार है, मिंग फ्लीटफुट नामक एक कुशल महिला चोर। समूह अपने अवतारों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करता है और मिलो द्वारा सूचना को जल्दी से प्रसारित न कर पाने की समस्या से जूझता है, और एडी की अस्थिर लापरवाही के कारण उन्हें कई लोगों की जान से हाथ धोना पड़ता है। वे एलेक्स के साथ उसके अवतार जेफरसन सीप्लेन मैकडोनो के रूप में फिर से मिलते हैं, साथ ही बेथनी के साथ, जो साइक्लोन नामक एक काले घोड़े में बदल गई है। एडी को पता चलता है कि मिलो गंभीर रूप से बीमार है और मरने से पहले वह अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है, जिसके कारण वे सुलह कर लेते हैं। समूह को जादुई पानी वाली एक नदी मिलती है, जो उन्हें अवतार बदलने की अनुमति देती है। इससे उनमें से प्रत्येक अपने मूल अवतार में लौट सकता है, जबकि एडी और मिलो को क्रमशः मिंग और साइक्लोन दिया जाता है। जब एडी और मिलो को जुर्गन के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है,
तो दोस्त अपने साथियों को बचाने और फाल्कन हार्ट को पाने के लिए अलग हो जाते हैं। वे जुर्गन और उसके आदमियों से लड़ते हैं और मनी वापस चुरा लेते हैं। साइक्लोन, जो एक पंख वाले घोड़े में बदल जाता है, एडी के साथ आकाश में उड़ता है, जो आकाश को हार दिखाता है, इसलिए सूरज की रोशनी निर्देशानुसार इसे छूती है, जुमांजी का नाम चिल्लाती है, और इस तरह खेल पूरा हो जाता है। मिलो, जो अपने नए, उड़ने वाले रूप की सराहना करता है, खेल में बने रहने का विकल्प चुनता है। बाकी लोग वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं, और स्पेंसर अपने दोस्तों के साथ सुलह कर लेता है। बीच में क्रेडिट में, उसकी माँ एक रिपेयरमैन को घर में लाती है, जो टूटे हुए वीडियो गेम कंसोल को देखता है और अनजाने में गेम को चालू कर देता है। साथ ही, नोरा के रेस्तरां के बाहर शुतुरमुर्गों का एक झुंड दिखाई देता है, जो स्पेंसर और अन्य लोगों को जुमांजी की दुनिया के जीवों को वास्तविक दुनिया में घूमते हुए देखकर आश्चर्यचकित कर देता है। रालना, अक्वाफिना, जैक ब्लैक और कैरेन गिलन फिल्म का प्रचार करते हुए, ड्वेन जॉनसन डॉ जेंडर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन के रूप में एक खिलाड़ी चरित्र और एडी का अवतार बाद में फिर से स्पेंसर का अवतार बन गया। वह एक मजबूत, आत्मविश्वासी पुरातत्वविद और खोजकर्ता का रूप लेता है, जिसकी अब स्विचब्लेड से बचने की कमजोरी है। जॉनसन ने फ्लैशबैक में ब्रेवस्टोन के पिता की भूमिका भी निभाई है, जिसमें जैचरीत जेगाइग्बे ने युवा ब्रेवस्टोन की भूमिका निभाई है। जैक ब्लैक प्रोफेसर शेल्डन शेली ओबेरॉन के रूप में एक खिलाड़ी चरित्र और फ्रिज का नया अवतार। मार्था कुछ समय के लिए अवतार को नियंत्रित करती है, और बाद में वह एक बार फिर बेथनी का हो जाता है। प्रोफेसर ओबेरॉन एक मोटे, पुरुष विशेषज्ञ का रूप लेता है, जो मानचित्रण और ज्यामिति सहित कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ है, जिसे अब सूरज, रेत और गर्मी की कमजोरी है। केविन हार्ट फ्रैंकलिन माउस फिनबार के रूप में एक खिलाड़ी चरित्र, जो शुरू में मिलो का अवतार था, जो बाद में एक बार फिर फ्रिज का अवतार बन जाता है। फिनबार एक छोटे से प्राणी विज्ञानी और हथियार वाहक का रूप लेता है, जिसमें एक नई क्षमता के रूप में पशु भाषा विज्ञान में कुछ प्रतिभा होती है। रूबी राउंडहाउस के रूप में कैरन गिलन एक खिलाड़ी चरित्र और मार्था का अवतार, जो एक कम कपड़े पहने कमांडो का रूप लेती है, जो मार्शल आर्ट जानती है और एक नई क्षमता के रूप में नंचुक पर महारत हासिल करती है। उसे कुछ समय के लिए फ्रिज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा, अधिकतर मामलों में प्रभावचालित ब्लॉकबस्टर्स जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कमजोर होते जाते हैं, लेकिन जुमांजी द नेक्स्ट लेवल चीजों को ताज़ा रखने के लिए कुछ मज़ेदार विचारों का आविष्कार करता है। डेब्रूज ने जॉनसन के डैनी डेविटो प्रभाव को अनजाने में प्रफुल्लित करने वाला कहा और कुछ अभद्र चुटकुलों की हल्की आलोचना की, लेकिन निष्कर्ष निकाला, कहानी कुछ हिस्सों में हीली हो सकती है, लेकिन कलाकारों का सामूहिक करिश्मा इसकी भरपाई से कहीं ज्यादा है। 37 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स पात्रों के रीमिक्सिंग के बारे में सकारात्मक है, जिसमें प्रमुख हास्य लाभ है, और ट्रेवर्स अक्वाफिना की शुरुआत का स्वागत करते हैं। उन्हें कथानक का अनुसरण करना कठिन लगा और प्रयास के लायक नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो मायने रखता है वह है हंसी और एफेक्स। 38 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा, जुमांजी को जो चीज पसंद आती है वह यह है कि इसमें एनिमेशन के जोर और कॉमेडी बीट्स है, लेकिन साथ ही लाइव एक्शन की प्रदर्शन तकनीक भी है, और अवतारों और खिलाड़ियों के सामयिक फेरबदल से अभिनेताओं को थोड़ा और दिखाने का मौका मिलता है। जुमांजी का अगला स्तर काफी संतोषजनक है। 39. पुरस्कार 2020 किड्स चॉइस अवार्ड्स में जुमांजी द नेक्स्ट लेवल को जॉनसन और हार्ट के लिए पसंदीदा मूवी और पसंदीदा मूवी अभिनेता के लिए नामांकन मिला, जिसे जॉनसन ने जीता। 40 फिल्म के दृश्य प्रभावों को दूसरे समारोह में टीवी श्रृंखला या फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ दृश्य या विशेष एफेक्ट्स के लिए एशियाई अकादमी क्रिएटिव पुरस्कार मिला। 41 और 10वें AACTA पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव या एनिमेशन के लिए नामांकन मिला। 42, 43,
इसे गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर और बेस्ट कॉमेडी ड्रामा ट्रेलर बाइट फॉर ए फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 46वें सैटर्न अवार्ड्स में इसे सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकन मिला। परिणाम: ड्वेन जॉनसन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि खलनायक जुर्गन द ब्रूटल वास्तव में एक अज्ञात चरित्र का अवतार है और संभावित सीक्वल में इसकी खोज की जाएगी। 47 मार्च 2020 में जेक कसदन ने एक अनुवर्ती फिल्म के लिए शुरुआती घटनाक्रम की पुष्टि की। 49 कसदन ने पिछली 2 फिल्मों के मुख्य कलाकारों को बनाए रखने की योजना की पुष्टि की। 50 अगले महीने फिल्म निर्माता ने कहा कि अगली किस्त की कहानी विकास में है। 5 बाद में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण अनुवर्ती फिल्म में देरी हुई। 51 नवंबर 2021 में निर्माता हीराम गार्सिया ने पुष्टि की कि एक पिच विकसित की गई थी और कासदान द्वारा आगामी रेड 1 2024 पर अपना काम पूरा करने के बाद स्टूडियो में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। 52 अगले महीने उन्होंने रेड 1 पर फिल्मांकन समाप्त होने के बाद अगले जुमांजी को विकसित करने की योजना दोहराई, जिसमें कहा गया कि यह समय सारिणी अभिनेताओं के व्यस्त उत्पादन कार्यक्रमों के साथ काम करती है। 53 मार्च 2023 में हार्ट ने संकेत दिया कि यह श्रृंखला की अंतिम फिल्म होगी। 54 निक जोनास, जेफरसन सीप्लेन मैकडोनो, एक खिलाड़ी चरित्र और एक बार फिर एलेक्स का अवतार, जो एक विमान पायलट का रूप लेता है। मिंग फ्लीटफुट के रूप में अक्वाफिना, जुमांजी का एक नया खिलाड़ी चरित्र और स्पेंसर का नया अवतार, जो बाद में एडी का अवतार बन जाता है। फ्लीटफुट एक चोर का रूप लेता है, जो चोरी, जेबकतरी और ताला तोड़ने के साथ साथ पराग के प्रति कमजोरी में माहिर होता है। रोरी मैककेन, जुर्गेन द ब्रूटल, एक हिंसक जुमांजियन सरदार जो ब्रेवस्टोन के माता-पिता की हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। डैनी डेविटो, एडवर्ड एडी गिल्पिन, स्पेंसर के दादा, जो मिलो द्वारा उनके सहस्वामित्व वाले रेस्तरां को बेचने पर नाराज है। डैनी ग्लोवर, मिलो वॉकर, एडी का बिछड़ा हुआ दोस्त, जिसके साथ उसका झगड़ा इस कारण हुआ कि उसने अपना रेस्तरां बेच दिया। एलेक्स वोल्फ, स्पेंसर गिल्पिन, एक नया कॉलेज छात्र जो अपने नए जीवन और मार्था के प्रेमी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मॉर्गन टर्नर, मार्था कैपली, एक नई कॉलेज छात्रा और स्पेंसर की प्रेमिका। सेरडेरियस ब्लेन, एंथनी फ्रिज जॉनसन, एक नया कॉलेज छात्र और स्पेंसर, मार्था और बेथनी का दोस्त। मैडिसन इस्मान, बेथनी वॉकर, एक नई कॉलेज छात्रा, 4 दोस्तों में से एक जिसने पिछली जुमांजी का अनुभव किया था, अब एक विश्व यात्री। राइज डार्बी, निगेल बिलिंगसले, एक एनपीसी जो अपने खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कॉलिन हैंक्स, एलेक्स व्रीके, पूर्व जुमांजी खिलाड़ी, अब परिवार का पालनपोषण कर रहा है। मारिन हिंकल, जेनिस गिल्पिन, स्पेंसर की मां और एडी की बेटी। विंस पिसानी, फार्मेसी मैनेजर। डोरोथी स्टील, गांव की बुजुर्ग महिला के रूप में। बेबे न्यूवर्थ ने नोरा शेफर्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो पहली फिल्म के नायक पीटर और जूडी शेफर्ड की चाची थी, जिन्होंने पेरिश हाउस को बेड एंड ब्रेकफास्ट में बदलने का प्रयास किया था। जुमांजी में एनपीसी के रूप में जेनिफर पैटिनो, ब्रेवस्टोन की मां के रूप में। मैसी फुलान, क्राइम बॉस स्विचब्लेड के रूप में, जो ब्रेवस्टोन के लिए एक कमजोरी है। डानिया रामिरेज, स्विचब्लेड की मोहक पत्नी के रूप में। जॉन रॉस बोवी, जुर्गन के बटलर कैवेंडिश के रूप में, और डेओबिया ओपारेई, एक लिफ्ट गार्ड के रूप में है। डैनी डेविटो की बेटी लूसी भी एक युवती की एनपीसी की भूमिका निभाती है और लेमोन मॉरिस हीटर रिपेयरमैन की भूमिका निभाती है। उत्पादन: जुमांजी वेलकम टू द जंगल की रिलीज के बाद सोनी ने सीक्वल विकसित करना शुरू कर दिया। कसदन सीक्वल का निर्देशन करने के लिए लौट आए। रोसेनबर्ग और पिंकनर ने फिर से पटकथा लिखी और जॉनसन, हार्ट, ब्लैक और गिलन ने अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 6 ब्लैक ने नई फिल्म कुजथुरा, ए स्पेस एडवेंचर 2005
के कारण चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में पुष्टि की, जो दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही थी और श्रृंखला की अन्य फिल्मों के साथ निरंतरता साझा कर रही थी। जुमांजी वेलकम टू द जंगल तीसरी फिल्म थी। 7 कसदन के अनुसार फिल्म ने जे-19 वर्किंग टाइटल का इस्तेमाल किया था। 5 फिल्म का शीर्षक जुमांजी द नेक्स्ट लेवल बताया गया। 8 जनवरी 2019 में ऑक्वाफिना, डैनी डेविटो और डैनी ग्लोवर फिल्म में शामिल हुए। 9-10 एलेक्स वोल्फ, सेडेरियस ब्लेन, मैडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनास को फरवरी में अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए काम पर रखा गया था। 11-12 मार्च में डानिया रामिरेज फिल्म के कलाकारों में शामिल हुई। 13 उसी महीने राइज डार्बी को फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए पुष्टि की गई थी। 14 कॉलिन हैंक्स अपनी भूमिका को दोहराने के लिए मई में कलाकारों में शामिल हुए। 15 फिल्मांकन 21 जनवरी 2019 को शुरू हुआ और 11 मई को समाप्त होने से पहले अटलांटा, न्यू मैक्सिको, कैलगरी, फोर्ट्रेस माउंटेन रिजॉर्ट, कैलिफोर्निया में एलगोडोन्स ड्यून्स और हवाई के पास ब्लैक हॉल स्टूडियो में हुआ। 16, 17, 18 जॉनसन ने अपनी भूमिका के लिए कथित तौर पर $23.5 मिलियन कमाए। 19 मुक्त करना यह फिल्म 13 दिसंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। उद्धरण वांछित यह फिल्म 3 मार्च 2020 को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा डिजिटल पर रिलीज की गई थी और 17 मार्च को 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज की गई थी। 20, 21, 22 अप्रैल 2021 में सोनी ने डिज्नी को उनकी विरासत सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम करने और डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित होने के लिए जुमांजी फ्रेंचाइजी शामिल है। सोनी के शीर्षकों तक डिज्नी की पहुंच नेटफ्लिक्स पर उनकी उपलब्धता के बाद आएगी। 23, 24 स्वागत बॉक्स ऑफिस जुमांजी द नेक्स्ट लेवल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $320.3 मिलियन और अन्य देशों में $479.7 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $800.1 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट लगभग 132 मिलियन था। 3-4 यह 2019 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 25 डेडलाइन हॉलीवुड ने गणना की कि फिल्म का शुद्ध लाभ $236 मिलियन था। 26 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड ज्वेल के साथ रिलीज हुई थी और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,227 सिनेमाघरों से 55 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 27 फिल्म ने अपने पहले दिन $19.7 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $4.7 मिलियन शामिल थे। यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहते हुए $59.3 मिलियन से शुरू हुई। 4-28 29 इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में $26.5 मिलियन कमाए, जो स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर के बाद दूसरे स्थान पर रहा। 30 अगले सप्ताहांत में फिल्म ने $35.3 मिलियन 5 दिवसीय क्रिसमस अवधि में कुल $59.2 मिलियन कमाए। 31-32 मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण अमेरिका और कनाडा के अधिकांश थिएटर बंद हो जाने के बाद फिल्म अगले हफ्तों के दौरान ड्राइव-इन में चलती रही। इसने अपने 24वें सप्ताहांत में $2,17,800 और अपने 25वें सप्ताहांत में $1,86,800 कमाए। 33 फिल्म ने 7 जुलाई 2020 को दुनिया भर में $800 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिसका श्रेय अमेरिका में ड्राइव इन ग्रॉस और अन्य देशों में सिनेमाघरों को फिर से खोलने को जाता है। 34 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर 248 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 72% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.110 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, कई क्लासिक खेलों की तरह
जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में पहले जो कुछ भी आया था उसके मूल घटक बरकरार है, जबकि चीजों को खेलने योग्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताज़ा बिट्स जोड़े गए हैं। 35 मेटाक्रिटिक पर 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 58 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 36 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टर ट्रैक पर लोगों ने इसे 5 में से औसतन 3.5 स्टार दिए, जिसमें 58% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। जेफ पिंकनर, जन्म 16 नवंबर 1964, एक अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म लेखक और निर्माता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। यहूदी परिवार में जन्मे एक पिंकनर ने 1983 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड में पिक्सविले हाई स्कूल, 1987 में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी और 1990 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक किया। उद्धरण आवश्यक। आजीविका। उन्हें एलियास पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2006 और 2007 में उन्होंने रहस्य श्रृंखला लॉस्ट के लिए एक कार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में काम किया। 2 पिंकनर सहित लॉस्ट लेखन स्टाफ को लॉस्ट के दूसरे और तीसरे सीजन पर उनके काम के लिए फरवरी 2007 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 3 2010 में उन्होंने वार्नर ब्रदर्स टीवी के साथ एक समग्र सौदा किया। पिंकनर ने रॉबर्टो ओर्सी और एलेक्स कर्जमैन के साथ कोलंबिया पिक्चर्स की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की स्क्रिप्ट लिखी। इस फिल्म में एंड्रयू गारफील्ड और एम्मा स्टोन ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन मार्क वेब ने किया था। यह मई 2014 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। वह अक्सर फिल्म पेशेवरों के एक घनिष्ठ समूह के साथ सहयोग करते हैं, जिसमें जे अब्राम्स, डेमन लिंडेलोफ, एडम होरोविट्स, एलेक्स कर्जमैन, रॉबर्टो ओर्सी, एडवर्ड किटिस, आंद्रे नेमेक, जोश एपेलबाम और ब्रायन बर्क शामिल है। जब 2008 में पिंकनर ने सहनिर्माता एलेक्स कर्जमैन, जे अब्राम्स और रॉबर्टो ओर्सी के साथ मिलकर फॉक्स साइंस फिक्शन सीरीज फ्रिंज को विकसित करना शुरू किया। पिंकनर ने शो के चौथे सीजन के दौरान सहशोरनर, कार्यकारी निर्माता और लेखक J.H. वायमन के साथ साझा किए गए शीर्षक के रूप में काम किया। 6-7 सीजन 4 के समापन के बाद पिंकनर ने सीरीज छोड़ दी। 8 जिन एपिसोड में उन्होंने योगदान दिया उनमें शामिल है द सेम ओल्ड स्टोरी 01.02 ओर्सी, अब्राम्स और कर्टजमैन द्वारा सहलिखित, द अराइवल 01.04 अब्राम्स द्वारा सहलिखित, इन विच वी मीट मिस्टर जोन्स 01.07 अब्राम्स के साथ सहलिखित, बाउंड 02.11 अब्राम्स, ओर्सी और कर्टजमैन द्वारा सहलिखित, द रोड नॉट टेकन 01.19 पिंकनर और पर्यवेक्षक निर्माता JR ओर्सी ने टेलीप्ले का सहलेखन किया, जो परामर्शदाता निर्माता अकीवा गोल्ड्समैन की कहानी पर आधारित है। हर चीज एक से बढ़कर एक होती है 01.20 पिंकनर और वायमन ने टेलीप्ले का सहलेखन किया, जो गोल्ड्समैन और कार्यकारी निर्माता ब्रायन बर्क की कहानी पर आधारित है। नाइट ऑफ डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स 02.02 वायमन के साथ सहलिखित, अगस्त 02.08 वायमन द्वारा सहलिखित, पीटर 02.16 पिंकनर, वायमन और पर्यवेक्षक निर्माता जोश सिंगर ने गोल्ड्समैन के साथ मिलकर एक कहानी पर आधारित टेलीप्ले लिखा। ब्राउन बेटी 02.20 गोल्ड्समैन और वायमन के साथ सहलिखित, ओवर देयर भाग 1 02.22 वायमन और गोल्ड्समैन द्वारा सहलिखित, ओवर देयर भाग 2 02.23 गोल्ड्समैन और वायमन द्वारा सहलिखित, ओलिविया 03.01 वायमन के साथ सहलिखित, एंट्रारा 03.08
वाइमन द्वारा सहलिखित। द फायरफ्लाई 03.10 वाइमन के साथ सहलिखित। विषय 13 इंच 03.15 गोल्ड्समैन और वाइमन के साथ सहलिखित। स्टोवेवे 03.17 डेनियल डिस्पेल्ट्रो ने टेलीप्ले लिखा, जो पिंकनर, वाइमन और गोल्ड्समैन की कहानी पर आधारित है। लिसेर्जिक एसिड डायथाइलेमाइड 03.19 पिंकनर और वाइमन ने गोल्ड्समैन के साथ मिलकर एक कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले लिखा। द डे वी डाइड 03.22 पिंकनर और वाइमन ने गोल्ड्समैन के साथ मिलकर एक कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले लिखा। न तो यहाँ और नहीं वहाँ 04.01 पिंकनर और वाइमन ने गोल्ड्समैन के साथ मिलकर एक कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले लिखा। विषय 9 इंच 04.04 गोल्ड्समैन और वाइमन के साथ सहलिखित। मेकिंग एंजल्स 04.11 वाइमन और गोल्ड्समैन द्वारा सहलिखित। नथिंग एज इट सीम्स 04.16 गोल्ड्समैन के साथ सहलिखित। लेटर्स ऑफ ट्रांजिट 04.19 गोल्ड्समैन और वाइमन द्वारा सहलिखित। ब्रेव न्यू वर्ल्ड भाग 1 04.21 वाइमन और गोल्ड्समैन द्वारा सहलिखित। ब्रेव न्यू वर्ल्ड भाग 2 04.22 वाइमन और गोल्ड्समैन द्वारा सहलिखित। फिल्मोग्राफी फिल्म लेखक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 पांचवी लहर 2016 द डार्क टावर 2017 जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 वेनम 2018 जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 क्रिस वैन ऑल्सबर्ग जन्म 18 जून 1949 एक अमेरिकी लेखक और बच्चों की किताबों के चित्रकार है। उन्होंने जुमांजी 1981 और द पोलर एक्सप्रेस 1985 के लिए यूएस पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन के लिए 2 कैल्डेकॉट मेडल जीते हैं। दोनों को उन्होंने लिखा भी था और बाद में सफल मोशन पिक्चर्स के रूप में रूपांतरित किया गया था। वह 1980 में द गार्डन ऑफ अब्दुल गसाजी के लिए कैल्डेकॉट रनरअप भी थे। 1-2 बच्चों के चित्रकार के रूप में उनके योगदान के लिए वह 1986 में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय है क्रिश्चियन एंडरसन पुरस्कार के लिए यूएस के नामांकित व्यक्ति थे, जो बच्चों की किताबों के रचनाकारों के लिए सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। 3 उन्होंने अप्रैल 2012 में मिशिगन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ ह्यूमेन लेटर्स की मानद उपाधि प्राप्त की। जीवन और कैरियर वैन ऑल्सबर्ग का जन्म 18 जून 1949 को मिशिगन के ईस्ट ग्रैंड रैपिड्स में एक डच परिवार में हुआ था, जो डोरिस क्रिस्टियन और रिचर्ड वैन ऑल्सबर्ग की दूसरी संतान थे। 4 उनकी एक बड़ी बहन है, जिसका नाम करेन है, जिसका जन्म 1947 में हुआ था। वैन ऑल्सबर्ग और उनका परिवार एक पुराने फार्म हाउस में रहता था, लेकिन जब वह 3 साल का था, तो वे एक प्राथमिक विद्यालय के पास ग्रैंड रैपिड्स के घर में चले गए ताकि क्रिस कक्षा में पैदल जा सके। उनका परिवार फिर से ईस्ट ग्रैंड रैपिड्स चला गया, जहां उन्होंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाई की। वैन ऑल्सबर्ग ने मिशिगन विश्वविद्यालय में वास्तुकला और डिजाइन कॉलेज में भाग लिया, जिसमें उस समय एक कला विद्यालय भी शामिल था। उन्होंने मूर्तिकला में महारत हासिल की, कांस्य कास्टिंग, लकड़ी की नक्काशी, राल मोल्डिंग और अन्य तकनीकों को सीखा। वैन ऑल्सबर्ग ने 1972 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन रिस्ट में अपनी शिक्षा जारी रखी। 1975 में मूर्तिकला में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद वैन ऑल्सबर्ग ने एक मूर्तिकला स्टूडियो स्थापित किया। वैन ऑल्सबर्ग को अपने मूर्तिकला स्टूडियो के साथ कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ा। घर पर वैन ऑल्सबर्ग ने रेखाचित्रों की एक श्रृंखला शुरू की, जो उनकी पत्नी लिसा को लगा कि बच्चों की किताबों के लिए उपयुक्त होगी। उसने अपना काम एक संपादक को दिखाया, जिसने 1979 में उनकी पहली पुस्तक द गार्डन ऑफ अब्दुल गसाजी का अनुबंध किया। 2022 तक
वैन ऑल्सबर्ग ने 21 किताबें लिखी और या चित्रित की है। उनकी कला को 1994 में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित C.S. लुईस की श्रृंखला द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के एक संस्करण के कवर पर भी दिखाया गया है। साथ ही मार्क हेल्परिन द्वारा लिखी गई 3 बच्चों की किताबों में भी। व्यक्तिगत जीवन। वैन ऑल्सबर्ग अपनी पत्नी लिसा के साथ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, सोफिया और अन्ना। वैन ऑल्सबर्ग ने अपनी पत्नी के धर्म यहूदी धर्म को अपना लिया। काम। बच्चों की सचित्र पुस्तकें। द गार्डन ऑफ अब्दुल गसाजी 1979, कैल्डेकॉट उपविजेता। जुमांजी श्रृंखला। जुमांजी 1981, कैल्डेकॉट मेडल विजेता। जथुरा 2002। Ben's Dream 1982, The Wreck of the Jetfire 1983, हैरिस बर्डिक के रहस्य या हैरिस बर्डिक का इतिहास 14 अद्भुत लेखक कहानियां सुनाते हैं। पहला संस्करण 1984, पोर्टफोलियो संस्करण 1994। लोइस लोरी, केट डिकैमिलो, एमटी एंडरसन, लुइस सच्चर, स्टीफन किंग, तबीथा किंग, जॉन स्किचका, शर्मन एलेक्सी, ग्रेगरी मैगुएर, कोरी डॉक्टरो, जूल्स फीफर, लिंडा सुपार्क और वाल्टर डीन मायर्स के साथ। द पोलर एक्सप्रेस 1985, कैल्डेकॉट मेडल विजेता। द स्ट्रेंजर 1986, द जेड वाज जैप्ड 1987, टू बैड एंड्स 1988, बस एक सपना 1990, The Rich the Stone 1991, विधवा का झाड़ू 1992, सबसे मीठी अंजीर 1993, बैड डे एट रिवर बेंड 1995, प्रोबुदिती 2006, Queen of the Falls 2011, The Misadventures of Sweetie Pie 2014, जुमांजी 1981 की एक काल्पनिक बच्चों की चित्र पुस्तक है जिसे अमेरिकी लेखक क्रिस वैन ऑल्सबर्ग ने लिखा और चित्रित किया है। यह पुस्तक एक जादुई बोर्ड गेम के बारे में है जिसमें जंगली जानवरों और अन्य जंगल तत्वों को शामिल किया गया है क्योंकि यह गेम वास्तविक जीवन में खेला जाता है। इस पुस्तक को 1995 में इसी नाम की एक फिल्म में रूपांतरित किया गया और एक फ्रेंचाइजी बनाई गई जिसमें 3 सीक्वल और एक एनिमेटेड सीरीज शामिल है। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण जथुरा नाम से 2002 में प्रकाशित हुआ। कहानी। जब उनके माता-पिता दिन भर के लिए बाहर गए हुए थे तो जूडी और पीटर शेफर्ड कुछ खिलौनों से खेलने के बाद ऊब गए और पार्क जाने का फैसला किया। वहां उन्हें जुमांजी नामक एक सफारी थीम वाला बोर्ड गेम मिला। गेम को घर ले जाने पर उन्हें एक चेतावनी संदेश मिला, जब तक आप खत्म करने का इरादा नहीं रखते तब तक शुरू न करें। चेतावनी को अनदेखा करते हुए वे खेलना शुरू कर देते हैं। जोड़ी को जल्द ही पता चलता है कि खेल में सामने आने वाले किसी भी खतरे का असर घर में कहीं न कहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब पीटर शेर पर रोल करता है तो एक असली शेर दिखाई देता है जिसे जूडी और पीटर अपनी मां के बेडरूम में फंसा देते हैं। जूडी गैंडों की भगदड़ पर रोल करती है, पीटर मानसून पर रोल करता है और जूडी एक खोजकर्ता पर रोल करती है जिनमें से प्रत्येक घर में तबाही मचाने के लिए वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। फिर भी वे खेलना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि अगर वे खेल खत्म कर लेते हैं तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। खेल आखिरकार तब खत्म होता है जब जूडी जीत जाती है और खेल का नाम चिल्लाती है। एक पल में सब कुछ सामान्य हो जाता है। भाई-बहन अपने माता-पिता के लौटने से पहले पार्क में वापस चले जाते हैं और खेल को वहीं रख देते हैं जहां उन्होंने उसे पाया था। कहानी तब खत्म होती है जब जूडी और पीटर बाहर देखते हैं और अपने पड़ोसियों डैनी और वाल्टर बुडविंग को देखते हैं जो अपनी मां के अनुसार कभी भी अपने द्वारा खेले जाने वाले गेम को खत्म करने या निर्देश पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। वे उत्साह से पार्क से जुमांजी को अपने हाथों में लेकर लौटते हैं। विकास। वैन ऑल्सबर्ग ने घोषणा की कि वह अक्सर संज्ञानात्मक असंगति
की भावना को जगाने के लिए असंगत छवियों को संयोजित करने के बारे में सोचते हैं। लिविंग रूम में जंगली जानवरों के विचार के साथ आते हैं। इसे इस बात के साथ जोड़ते हुए कि बोर्ड गेम अक्सर खिलाड़ी की कल्पना पर कैसे निर्भर करते हैं। उन्होंने सोचा कि बोर्ड गेम खेलना कैसा होगा जिसमें किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि घटनाएं वास्तव में घटित होती है। एक जंगल एडवेंचर गेम की कल्पना करते हुए जिसमें खेल जीवंत हो जाता है। और वे सभी चित्र जो मैं बनाना चाहता था वास्तव में गेमप्ले की अभिव्यक्तियां होंगी। जुमांजी नाम, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक जुलू शब्द है, किसने एक अर्थहीन नाम है जो उनके दिमाग में तब आया जब उन्होंने कुछ थोड़ा विदेशी और कुछ ऐसा जो जंगल के विचार को जगाए की कल्पना करने की कोशिश की। रूपांतरों, कहानी पर आधारित 1995 की फिल्म जुमांजी चित्र पुस्तक का रूपांतरण है। फिल्म में वयस्क पात्र है जो मूल कहानी में नहीं दिखाई दिए। एलन पेरिश, रॉबिन विलियम्स बटा एडम हैनबर्ड, सारा व्हिटेल, बोनी हंट बटा लॉरा बेल बंडी, अधिकारी कार्ल बेंटले, डेविड एलन ग्रायर, चाची नोरा, बेबे न्यूविर्थ और बड़े खेल के शिकारी वैन पेल्ट, जोनाथन हाइड, जिन्होंने एलन के पिता सैम पेरिश को भी चित्रित किया। न केवल जूडी, कर्स्टन डंस्ट और पीटर, ब्रैडली पियर्स के बजाय एलन पेरिश मुख्य नायक है, बल्कि एक पृष्ठभूमि कहानी भी जोड़ी गई है जिसमें खेल ने कई साल पहले जंगल में एलन को फंसा दिया था जब वह और सारा 1969 में खेल रहे थे। मूल कहानी के विपरीत जानवर शहर में कहर बरपाते हैं। जुमांजी एनिमेटेड टीवी सीरीज, जो मोटे तौर पर किताब और फिल्म पर आधारित है, 1996 से 1999 तक चली। किताब और फिल्म के विपरीत, गेम जंगल के सभी तत्वों को जारी करने के बजाय बारी बारी से सुराग पड़ने के बाद जूडी और पीटर को जंगल में ले जाता है, और वैन पेल्ट के अलावा अन्य खलनायक भी है, जैसे ट्रेडर स्लिक नामक एक व्यापारी और प्रोफेसर इब्सेन नामक एक वैज्ञानिक। कुछ एपिसोड में पीटर धोखा देने की कोशिश करते हुए विभिन्न जानवरों में बदल जाता है। फिल्म से एलन पेरिश अंतिम एपिसोड तक खेल में फंसा रहता है, जबकि मूल किताब से डैनी और वाल्टर अनुपस्थित है। फिल्म के विपरीत सारा व्हिटेल दिखाई नहीं देती है। वैन पेल्ट जंगल नहीं छोड़ता जैसा उसने फिल्म में किया था, लेकिन फिर भी एलन का शिकार करता है। शो में 2011 में रॉबिन विलियम्स ने पुस्तक की 30वीं वर्षगांठ संस्करण के लिए एक ऑडियोबुक रिकॉर्ड की। जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 की एक फिल्म है जिसमें ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन गिलन ने अभिनय किया है। 4 हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक सीक्वल है, लेकिन यह 1995 की फिल्म की तुलना में अधिक एक्शन एडवेंचर है। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2017 की फिल्म का 2019 सीक्वल है, जिसमें जॉनसन, ब्लैक, हार्ट और गिलन की वापसी हुई है। ऑक्वाफिना, रोरी मैककेन, डैनी ग्लोवर और डैनी डेविटो कलाकारों में शामिल है। उद्धरण की आवश्यकता। परिणाम, जुथुरा 2002 में प्रकाशित जुमांजी का सीक्वल है जिसे वैन ऑल्सबर्ग ने भी लिखा है। पुस्तक में डैनी और वाल्टर बुडविंग, जो जुमांजी के अंत में दिखाई देते हैं, एक विज्ञान कथा बोर्ड गेम पाते हैं जिसके तत्व इसी तरह जीवंत हो जाते हैं। 5 इसे 2005 में फिल्म जुथुरा ए स्पेस एडवेंचर में रूपांतरित किया गया था। 1995 में डेविटो गैंगस्टर कॉमेडी गेट शॉर्टी में दिखाई दिए। 1996 में उन्होंने लूनी ट्यून्स लाइव एक्शन बटा एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी स्पेस जैम में स्वैकैमर के रूप में सहायक भूमिकाएं निभाई और टिम बर्टन की साइंस फिक्शन कॉमेडी मार्स अटैक में जैक निकोलसन, ग्लेन क्लोज, एनेट बेनिंग, पियर्स ब्रॉसन, मार्टिन शॉर्ट और नताली पोर्टमैन के साथ फिर से काम किया। 1997 में उन्होंने मैट डैमन और क्लेयर डेन्स अभिनीत कानूनी थ्रिलर द रेनमेकर में डेक शिफलेट की भूमिका निभाई और साथ ही हश हश नामक एक घटिया टैब्लॉइड के संपादक सिड हलगेंस की भूमिका निभाई, जिसे रसेल क्रो, गाय पियर्स और केविन स्पेसी के साथ नियोनोयर थ्रिलर एले कॉन्फिडेंशियल में सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है।
जिसमें से बाद वाले को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म हरक्यूलिस 1997 में फिल की आवाज भी दी। वैरायटी के लियोनार्ड क्लेडी ने आवाज के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, अलादीन की तरह भूमिकाओं को आवाज देने वाले अभिनेताओं के स्क्रीन व्यक्तित्व के साथ चरित्र एनिमेशन का मेल। उन्होंने लिविंग आउट लाउड 1988 में हेलेन हंट और क्वीन लतीफा के साथ अभिनय किया। द बिग कहूना 1999 में केविन स्पेसी के साथ फिर से काम किया और वर्ष 2000 से पहले अंतिम सैटरडे नाइट लाइव एपिसोड की मेजबानी की। 1999 में उन्होंने जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म मैन ऑन द मून का निर्माण और सह-अभिनय किया, जो उनके पूर्व टैक्सी सहकलाकार एंडी कॉफमैन के असामान्य जीवन के बारे में एक फिल्म थी, जिसे जिम कैरी ने फिल्म में निभाया था। उन्होंने सोफिया कोपोला द्वारा निर्देशित द वर्जिन सुसाइड्स 1999 में कर्स्टन डंस्ट अभिनीत डॉ हॉर्निकर की भूमिका भी निभाई। उन्होंने ड्रोनिंग मोना 2000, स्क्रूड 2000, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन 15, उन्होंने ड्रामा फिल्मों हीस्ट 2001 और बिग फिश 2004 में भी काम किया। उन्होंने एनबीसी सिटकॉम फ्रेंड्स में एक स्ट्रिपर की भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए 2004 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 18 अगस्त 2011 को डेविटो के सम्मान में आयोजित समारोह में इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के कलाकारों केटलिन ओल्सन और रॉब मैक्लेनी के साथ डेविटो। 2006 में वह FX सिटकॉम इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के कलाकारों में फ्रैंक रेनॉल्ड्स के रूप में शामिल हुए। डेविटो ने ग्लेन हॉवर्टन, रॉब मैक्लेनी, कैटलिन ओल्सन और चार्ली डे के साथ अभिनय किया। फ्रैंक रेनॉल्ड्स का चरित्र सीजन 2 की शुरुआत में पेश किया गया है। उन्हें सैटेलाइट अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संगीत या हास्य श्रृंखला के लिए नामांकन मिला। डेविटो ने शो के बारे में कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया। यह जिस तरह से है, वह बहुत ही अपमानजनक था। मैंने तुरंत कहा, हाँ, यह एक अद्भुत शो है। 17 इसके अलावा 2006 में उन्होंने क्रिसमस कॉमेडी फिल्म डेक द हॉल्स में मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ अभिनय किया। डेविटो की रुचि डॉक्यूमेंट्री में है। 2006 में उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन की कंपनी क्लिकस्टार के साथ साझेदारी शुरू की, जिसके लिए वे डॉक्यूमेंट्री चैनल जर्सी डॉग्स की मेजबानी करते हैं। डॉक्यूमेंट्री रिवेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक कार में उनका साक्षात्कार भी लिया गया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उनकी रुचि और स्वामित्व पर चर्चा की थी। डेविटो ने 1973 से 2016 के बीच 8 लघु फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से 5 2010 और 2011 के बीच रिलीज हुई थीं। ये है द साउंड स्लीपर 1973, माइनस्ट्रोन 1975, ओह दोज लिप्स 2010, ईविल आई 2010, पॉइजन टंग 2011, स्किन डीप 2011, नेस्ट ऑफ वाइपर 2011 और कर्मर्जेंस 2016। 2011 में डेविटो को टेलीविजन में उनके काम के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 18 2012 में उन्होंने डॉ सीस के द लोरेक्स के एनिमेटेड संस्करण में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। वे सितंबर 2015 में एंग्री बर्ड्स फ्रेंड्स चैंपियंस फॉर अर्थ टूर्नामेंट के विज्ञापन में दिखाई दिए। निंटेंडो 3DS गेम डिटेक्टिव पिकाचू की जापानी रिलीज के बाद समर्पित पोकेमॉन प्रशंसकों ने 40,000 हस्ताक्षर वाली याचिका प्रस्तुत की, जिसमें अनुरोध किया गया कि डेविटो शीर्षक चरित्र के लिए अंग्रेजी आवाज अभिनेता हों। हालांकि उन्होंने भूमिका के लिए ऑडिशन देने से इनकार कर दिया, यह टिप्पणी करते हुए कि वे फ्रेंचाइजी से अपरिचित थे। 19-20अप्रैल 2012 में डेविटो ने रिचर्ड ग्रिफिथ्स के साथ विली क्लार्क के रूप में नील साइमन के नाटक द सनशाइन बॉयज के पुनरुद्धार में वेस्ट एंड में अभिनय की शुरुआत की। 11
इसका पूर्वावलोकन लंदन के सेवॉय थिएटर में 27 अप्रैल 2012 को हुआ, 17 मई को खोला गया और 28 जुलाई तक सीमित 12 सप्ताह का सीजन खेला गया। 21 डेविटो ने वन डायरेक्शन के गीत स्टील माई गर्ल 2014 के संगीत वीडियो में खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाया। 22 वह लघु फिल्म कर्मर्जेंस में भी दिखाई दिए। 24 जिसका उन्होंने निर्माण और निर्देशन भी किया। 2013 में उन्होंने द चेंजिंग ऑफ द गार्जियन एपिसोड में तीसरी बार हर्ब को आवाज दी। उन्होंने मार्क रफालो और टोनी शाल्हॉब के साथ अभिनय किया। वैरायटी की मर्लिन स्टासियो ने डेविटो के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, डेविटो, जो दर्शकों को अपनी हथेली में रखता है, कॉमिक पक्ष का पक्ष लेता है, एक अंडा खाने वाले दृश्य गैग से। 1998 में उन्होंने ट्राइस्टार के लिए साइंस फिक्शन फिल्म बार्थ में अभिनय करने और निर्देशन करने की प्रतिबद्धता जताई, जो एक एलियन के बारे में है जो प्यार में पड़ जाता है। 32 और ड्रीमवर्क्स के लिए द मैन हू केम टू डिनर का रीमेक। 33 1999 में डेविटो को न्यू लाइन सिनेमा के लिए जेसन केलर की स्पेक स्क्रिप्ट शुगर स्वीट साइंस ऑफ ब्रूइजिंग में अभिनय, निर्देशन और निर्माण करने के लिए जोड़ा गया था। 34 अगले 2 सालों तक डेविटो माइकल पेट्रोनी की फिल्म रिवीलेशन से जुड़े रहे, जो एक अलौकिक धार्मिक थ्रिलर थी जिसमें जॉर्ज क्लूनी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि पुनर्लेखन के कारण परियोजना में देरी हुई। 35 और डेविटो इसके बजाय डेथ टू स्मूची 2002 और डुप्लेक्स 2003 के साथ फिर से सामने आए, जिसे उन्होंने बैक टू बैक बनाया। बाद की रिलीज से पहले वह टॉम क्रूज और कोलंबिया पिक्चर्स के लिए 1942 की आई मैरिड ए विच के रीमेक का निर्देशन करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने वैरायटी को घोषणा की कि उन्हें साल के अंत तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। 37 HBO से प्रस्ताव मिलने के बाद उन्होंने आई मैरिड ए विच के बजाय ट्रंप बनाम व्यान को अपना अगला निर्देशन प्रोजेक्ट बनाने की मांग की। रिक क्लीवलैंड द्वारा लिखित स्क्रिप्ट अटलांटिक सिटी में एक कैसीनो बनाने के लिए बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप और स्टीव व्यान की प्रतिस्पर्धा का वर्णन करती है। 38 डेविटो से एक अनिर्दिष्ट भूमिका में निर्देशन, निर्माण और अभिनय करने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों हस्तियों से मिलने के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिन्होंने फिल्म के निर्माण का विरोध किया। 30 उन्होंने प्रस्तावित 2005 इमेजिन टीवी सिटकॉम क्वीन बी के लिए पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। 39 जिसे नेटवर्क द्वारा श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया था। 2009 में यह बताया गया कि डेविटो पीटर स्टीनफेल्ड की एक पटकथा से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स राजा एडी एंटार के जीवन पर आधारित बायोपिक क्रेजी एडी का निर्देशन और निर्माण करेंगे। 40 हालांकि एंटार के साथ किए गए जीवन अधिकार सौदे के कारण फिल्म नहीं बनाई जा सकी। 41 इसके बजाय उन्होंने सर्वनाशकारी हॉरर थ्रिलर सेंट सेबेस्टियन बनाने की ओर रुख किया। 42 जिसका पोस्ट प्रोडक्शन 2012 में पूरा हो गया लेकिन आज तक रिलीज नहीं हुआ। 43 डेविटो ने स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित हनीमून विद डैड पर भी काम किया, जो एक कॉमेडी थी जो कभी प्रोडक्शन में नहीं गई। 44 डेविटो ने 2008 से द ट्रू कन्फेशंस ऑफ चार्लोट डॉयल का फिल्म रूपांतरण लिखा है और मॉर्गन फ्रीमैन, पियर्स ब्रॉसन और साउरसे रोनन अभिनीत फिल्म का निर्देशन किया है। 45 फिल्मांकन शुरू होने से 2 हफ्ते पहले फ्रीमैन के कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर उत्पादन रोक दिया गया था। 47 डेविटो फरवरी 2013 में इस विषय पर वापस लौटे। उन्होंने कहा कि वह शीर्षक भूमिका में अभिनय करने के लिए एक और युवा अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे और आयरलैंड में फिल्म के लिए स्थान तलाश रहे थे। जुलाई 2014 में उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद थी। 46 रिलीज की तारीख अभी भी बिना किसी नई जानकारी के TBD के रूप में वर्गीकृत है कि इसे शूट किया जाएगा या नहीं। 49 उत्पादन डेविटो ने 1991 में जर्सी फिल्म्स की स्थापना की। 50 पल्प फिक्शन 1994, गेट शॉर्टी
1995, एरिन ब्रोकोविच 2000, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला, गट्टाका 1997 और गार्डन स्टेट 2004 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। डेविटो ने कॉमेडी सेंट्रल सीरीज रेनो 911, फिल्म स्पिन-ऑफ रेनो 911, मियामी और क्विबी पर पुनरुद्धार का भी निर्माण किया। 51、52 2019 में उनकी कंपनी जर्सी फिल्म्स ने डैन फागिन की टॉम्स रिवर, ए स्टोरी ऑफ साइंस एंड साल्वेशन की एक फिल्म बनाने के लिए स्क्रीन अधिकारों का विकल्प चुना। 53、व्यक्तिगत जीवन। डेविटो की लंबाई 4 फीट 10 इंच 1.47 मीटर है। उनका छोटा कद मल्टीपल एपिफेसियल डिस्प्लेसिया, फेयरबैंक रोग का परिणाम है, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है। 54、55 2006 में रिया परलमैन के साथ डेविटो। 17 जनवरी 1971 को डेविटो की मुलाकात रिया परलमैन से हुई जब वह नाटक द श्रिंकिंग ब्राइड के एकल प्रदर्शन में एक दोस्त से मिलने गई थी जिसमें डेविटो ने अभिनय किया था। 56 वे 2 सप्ताह बाद एक साथ रहने लगे। 57 और 28 जनवरी 1982 को शादी कर ली। 58 उनके 3 बच्चे हैं। लूसी चेट डेविटो, जन्म 11 मार्च 1983, ग्रेस फैन डेविटो, जन्म मार्च 1985 और जैकब डैनियल डेविटो, जन्म अक्टूबर 1987। 59、परलमैन और डेविटो ने कई बार एक दूसरे के साथ अभिनय किया है, जिसमें टेलीविजन शो टैक्सी और फीचर फिल्म मटिल्डा, जहां उन्होंने मटिल्डा के माता-पिता की भूमिका निभाई, शामिल है। 59, 30 साल की शादी और 40 साल से अधिक समय तक साथ रहने के बाद वे अक्टूबर 2012 में अलग हो गए। 59 फिर मार्च 2013 में सुलह हो गई। 60 वे मार्च 2017 में दूसरी बार अलग हुए, लेकिन सौहार्दपूर्ण शर्तों पर रहे और परलमैन ने कहा कि उनका तलाक के लिए अर्जी देने का कोई इरादा नहीं है। 61 2019 में परलमैन ने साक्षात्कारकर्ता एंडी कोहेन को बताया कि वह और डेविटो एक जोड़े के रूप में अपने अंतिम वर्षों की तुलना में अलग होने के बाद करीब दोस्त बन गए हैं। 62 एक विस्तारित भोजन बनाता है, लेकिन वह पारिवारिक शत्रुता को उबलने और वित्तीय वार्ता को खराब करने से रोकने के लिए डाउन टू अर्थ यहूदी ज्ञान का भी सहारा लेता है। 25 उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उत्पादन ने 16 फरवरी 2017 को अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में पूर्वावलोकन प्रदर्शन शुरू किया और 7 मई को सीमित रन-थ्रू के लिए 16 मार्च को खोला। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज द कोमिंस्की मेथड में माइकल डगलस और एलन आर्किन के साथ अतिथि भूमिका निभाई थी। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स की एनिमेटेड फिल्म स्मॉलफुट 2018 में डोरगल की आवाज भी दी। अगले वर्ष 2019 में वह टिम बर्टन के साथ फिर से जुड़े और 1941 की एनिमेटेड फिल्म के रीमेक लाइव एक्शन वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स डम्बो में मैक्स मेडिस की भूमिका निभाई। उन्होंने कॉलिन फेरेल, माइकल कीटन और ईवा ग्रीन के साथ अभिनय किया। उन्होंने ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और करेन गिलन अभिनीत एक्शन कॉमेडी फिल्म जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में एडी गिल्पिन की भूमिका भी निभाई। उसी वर्ष डेविटो ने एंथोलॉजी कॉमिक गोथम सिटी विलेंस के लिए पेंगुइन और कैटवुमन पर केंद्रित 12 पृष्ठ की कहानी लिखी। 26 2023 में उन्होंने डिज्नी हॉरर कॉमेडी हॉन्टेड मेशन, क्रिस पाइन की डायरेक्टोरियल फिल्म डेब्यू पुलमैन और इल्यूमिनेशन एनिमेटेड फिल्म माइग्रेशन में अभिनय किया। इसके अलावा 2023 में वे थेरेसा रेबेक के नाटक आई नीड दैट में ब्रॉडवे पर लौटे। रास्ते पर लाने वाला। डेविटो ने 1984 में द रेटिंग्स गेम के साथ निर्देशन में पदार्पण किया। 1986 में उन्होंने ब्लैक कॉमेडी द वेडिंग रिंग का निर्देशन और अभिनय किया, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एंथोलॉजी श्रृंखला अमेजिंग स्टोरीज के सीजन 2 का एक एपिसोड था, जहां उनका चरित्र अपनी पत्नी, डेविटो की वास्तविक जीवन की पत्नी, अभिनेत्री रिया परलमैन द्वारा निभाई गई
के लिए सगाई की अंगूठी प्राप्त करता है। जब अंगूठी उसकी पत्नी की उंगली में फिसल जाती है, तो वह अंगूठी के पूर्व मालिक, एक जानलेवा काली विधवा के कब्जे में आ जाती है। 1987 में उन्होंने डार्क कॉमेडी थ्रो मोमा फ्रॉम द ट्रेन के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बिली क्रिस्टल और एनी रैमसे के साथ अभिनय किया। 27 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी नामांकन के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड अर्जित किया। 28. डेविटो 1989 में ज्वेल ऑफ द नाइल के सहकलाकार माइकल डगलस और कैथलीन टर्नर के साथ फिर से जुड़े, जब उन्होंने द वॉर ऑफ द रोजेज में उनके साथ निर्देशन और अभिनय किया। 1996 में उन्होंने मटिल्डा 1996 का निर्देशन किया, जो रोनाल्ड डाहल के 1988 के इसी नाम के क्लासिक बच्चों के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। द शिकागो सन-टाइम्स के आलोचक रोजर एबर्ट ने लिखा, ऐसा कोई क्षण नहीं है, सुखद अंत को छोड़कर, जब हमें लगे कि डेविटो इस सामग्री के बारे में काफी गंभीर के अलावा कुछ और है। वह डाहल के भयावह दृष्टिकोण के साथ जाता है। 29 उन्होंने नैरेटर के रूप में भी काम किया और अपनी पत्नी रिया परलमैन के साथ खलनायक पुरानी कार डीलर पिता हैरी वर्मवुड की भूमिका निभाई। 31 दोनों परियोजनाओं को अंततः 2020 के दशक में साकार किया गया, लेकिन डेविटो की भागीदारी के बिना। डेविटो और परलमैन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में 14,579 वर्ग फुट 1,354 मीटर 2 के घर में रहते थे, जिसे उन्होंने 1994 में खरीदा था। अप्रैल 2015 में इसे 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। उनके पास बेवर्ली हिल्स में रोडियो ड्राइव के पास एक बंगला और मालिबू में ब्रॉड बीच पर एक बहुनिवास परिसर भी है। 63 वे लॉस एंजिल्स से दूर जाने के लिए न्यू जर्सी के इंटरलेकन में अपने स्वामित्व वाले घर में भी अक्सर जाते थे। 65. डेविटो ने गायक माइक पैटन की विभिन्न संगीत परियोजनाओं का बहुत बड़ा प्रशंसक होने का उल्लेख किया है। 2005 में उनके बेटे जैकब के माध्यम से उन्हें उनके काम से परिचित कराया गया था। 66 डेविटो ने पैटन के साथ एक संगीत वीडियो पर सहयोग किया और उनके कई संगीत समारोहों में भाग लिया, जिसमें परलमैन ने पैटन के बैंड में से एक, मिस्टर बंगल के एक एल्बम में एक परिचयात्मक वॉइस ओवर का योगदान दिया। 67 2016 में डेविटो ने पैटन के बैंड फेथ नो मोर के संगीत को इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया में भी शामिल किया। 69 अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख, डैनी डेविटो फिल्मोग्राफी और डैनी डेविटो द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। डेविटो का फिल्मी करियर काफी विस्तृत है, जो 1970 के दशक के आरंभ से शुरू हुआ। चयनित कार्य: वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट 1975, टैक्सी 1978 से 1983, टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट 1983, रोमांसिंग द स्टोन 1984, नील नदी का गहना 1985, टिन मैन 1987, माँ को ट्रेन से फेंक दो 1987, जुड़वा 1988, द वॉर ऑफ द रोजेज 1989, बैटमैन रिटर्न्स 1992, होफा 1992, जैक द बियर 1993, रियलिटी बाइट्स 1994, जूनियर 1994, पुनर्जागरण पुरुष 1994, गेट शॉर्टी 1995, सनसेट पार्क 1996, मटिल्डा 1996, स्पेस जैम 1996, मंगल ग्रह पर आक्रमण 1996. द रेनमेकर 1997, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, हरक्यूलिस 1997, गट्टाका 1997, आउट ऑफ साइट 1998, लिविंग आउट लाउड 1998, मैन ऑन द मून 1999, द वर्जिन सुसाइड्स 1999, डूबती मोना 2000.
एरिन ब्रोकोविच 2000 कितना ऊंचा 2001 Date to Smoochie 2002 कुछ और भी 2003 बिग फिश 2003 बी कूल 2005 Date the Horse 2006 इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया 2006 वर्तमान सोलिटरी मैन 2009 द लोरेक्स 2012 वियनर डॉग 2016 डम्बो 2019 Jumanji The Next Level 2019 मैडिसन एलिजाबेथ इसमैन 1 जन्म 14 फरवरी 1997 2 3 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वह सीएमटी कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला स्टिल द किंग 2016 से 2017 में अभिनय के लिए जानी जाती है। 4 5 वह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म फियर ऑफ रेन 2021 फंतासी एडवेंचर कॉमेडी फिल्मों जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 कॉमेडी हॉरर फिल्म गूसबम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन 2018 अलौकिक हॉरर फिल्म एनाबेले कम्स होम 2019 और अमेज़न प्राइम वीडियो हॉरर टेलीविजन श्रृंखला आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 2021 में दिखाई देने के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन मैडिसन एलिजाबेथ इसमैन का जन्म 14 फरवरी 1997 को 3 मर्टल बीच साउथ कैरोलिना में हुआ था। 6 सुसान और जॉन ई इसमैन की बेटी, एक दंत चिकित्सक। 7 उन्होंने एक वर्चुअल स्कूल में पढ़ाई की। आजीविका इसमैन को स्टिल द किंग में अपनी भूमिका के लिए कई महीनों की अवधि में 4 ऑडिशन से गुजरना पड़ा। 8 9 वह मॉडर्न फैमिली और हेनरी डेंजर सीरीज में दिखाई दी है। 10 2017 में इस्मान जुमांजी वेलकम टू द जंगल में बेथनी का किरदार निभाने के लिए जानी गईं। 11 उसी वर्ष उन्होंने ब्यूटी मार्क में पाम की भूमिका निभाई। 12 इसके बाद उन्होंने 2 हॉरर फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, गूसबम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन जो अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई 13 14 और एनाबेले कम्स होम जो जून 2019 में रिलीज हुई। 11 उन्होंने 2019 की फिल्म जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में बेथनी के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया जो जुमांजी वेलकम टू द जंगल की अगली कड़ी है। 10 अप्रैल 2019 में 15 इसमैन को फिल्म फियर ऑफ रेन में रेन बरोज की मुख्य भूमिका में लिया गया था जिसका प्रीमियर फरवरी 2021 में हुआ था। 16 जनवरी 2021 में उन्हें टेलीविजन सीरीज आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर में लिया गया जो इसी नाम की फ्रेंचाइजी का हिस्सा थी। 17 जिसमें उन्होंने जुर्वा एलिसन और लेनन की भूमिका निभाई थी। 18 2022 में एक सीजन के बाद सीरीज को रद्द कर दिया गया था। 19 उन्होंने मैकेन्यू फेमके जानसेन और सीन बीन के साथ नाइट्स ऑफ द राशि में अभिनय किया जो मंगा सीरीज सेंट सेया का लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण है जिसे मई 2023 में रिलीज किया गया था। 2021 व्यक्तिगत जीवन 16 अगस्त 2013 तक वह मर्टल बीच में रहते हुए फर्स्ट यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के साथ सक्रिय थी। 2 उसके पास एक बिल्ली है। आशार फिल्मोग्राफी 2018 में इस्मान पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 दूसरी संभावना दान 2015 निराशा सत्र वेरोनिका बेहतर आधा हीथ हैलोवीन की कहानियां लिजी खंड मीठा दांत भूत दस्ता ब्रांडी 2016 झूठ का विवाह किन्ना लिजा आसमान धूसर है नैसी 23 अमेरिका में स्थापित केली जीने के लिए 48 घंटे युवा शेरिलिन 2017 सौंदर्य चिन्ह पाम सेरडेरियस विलियम ब्लेन जन्म 10 मार्च 1987 एक हाइटियन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। उन्हें जुमांजी फिल्म श्रृंखला में एंथनी फ्रिज जॉनसन के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जो जुमांजी वेलकम टू द जंगल और जुमांजी
द नेक्स्ट लेवल की अगली कड़ी में दिखाई देते हैं। ब्लेन को CW सीरीज चार्म्ड के पहले सीजन में गैल्विन बर्डेट के चित्रण के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ब्लेन ने 12 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया जब उन्होंने अपनी मां को स्कूल के नाटक की पटकथा फिर से लिखने में मदद की। उनकी मां, एक मिडिल स्कूल की अंग्रेजी और नाटक शिक्षिका, ने उन्हें मुख्य भूमिका में लिया जिससे उन्हें इसकी लत लग गई। ब्लेन इसे अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने का श्रेय देते हैं। मैं एक बहुत शर्मीला लड़का था, इस हद तक कि मैं एक छोटे लड़के के रूप में अपनी मां की स्कर्ट को पकड़कर रखता था। मैं हमेशा टीवी देखता था और सोचता था कि यह कैसा होगा। 2007 में उनकी प्रेमिका ने उन्हें एक्टर्स, मॉडल्स एंड टैलेंट फॉर क्राइस्ट में भाग लेने के लिए राजी किया, जिसने उन्हें न्यूयॉर्क कंजर्वेटरी फॉर ड्रामेटिक आर्ट्स में प्रवेश दिलाया जहां उनकी मुलाकात उनके मैनेजर से हुई। आजीविका। उन्होंने 2009 में NYC से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तब से कैंप एक्सरे और व्हेन द गेम स्टैंड्स टॉल जैसी फिल्मों में भूमिकाएं अर्जित कीं। ब्लेन ने सीक्वल जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017 में एंथनी फ्रिज जॉनसन की भूमिका निभाई। 3 और निर्देशक जेम्स किकलाइटर की लघु फिल्म एंजल ऑफ एनीवेयर में दिखाई दिए, जिसमें ब्रायना इविगन और डेविड ए ग्रेगरी ने अभिनय किया। फरवरी 2018 में ब्लेन को CW की फंतासी ड्रामा सीरीज चार्म्ड के पहले सीजन के लिए एक नियमित भूमिका में लिया गया था, जो 1998 की इसी नाम की सीरीज का रीबूट था। रीबूट एक कॉलेज शहर में 3 बहनों पर केंद्रित है जो पता लगाती है कि वे चुड़ैल है। 5 ब्लेन ने गैल्विन की भूमिका निभाई, जो एक वैज्ञानिक और मैसी वॉन, मेडेलिन मंटॉक द्वारा अभिनीत का प्रेमी है, जो श्रृंखला की बहनों में से एक है। 6. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009अपेक्षित गुंसा योद्धा छोटा। 2010 झूठ के बारे में सच्चाई माइकल छोटा। 2011 खाली सैंडबॉक्स बेन छोटा। थिरकन वुडी। 2012 बेलिजियन जेम्स, कोई सोना नहीं वीडियो संगीत। निजी युद्ध LCPL। श्वेत छोटा। 2013 हार्ट्स गैम्बल DC छोटा। स्टार ट्रेक अंधेरे में USS एंटरप्राइज रेड शर्ट। 2014 कैंप एक्सरे जैक्सन। जब खेल ऊंचा खड़ा हो कैम कोलविन। नवंबर 2013 में गिलन ब्रॉडवे पर टाइम टू एक्ट नामक एक नाटक में दिखाई दी, जो गैरलाभकारी शहरी कला भागीदारी को लाभ पहुंचाने के लिए द 24 ओवर प्लेज ऑन ब्रॉडवे में शामिल नाटकों में से एक था। 27 उन्हें ए टच ऑफ क्लॉथ के तीसरे सीजन में भी कास्ट किया गया था, जिसे चार्ली ब्रूकर ने सहनिर्मित किया था। 28 गिलन 2013 में शो के तीसरे सीजन के लिए एडल्ट स्विम के NTSF SD SUV के नियमित कलाकारों में शामिल हुई। 29-30 वह 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और अलौकिक हॉरर फिल्म ओकुलस में अपनी पहली प्रमुख हॉलीवुड भूमिका निभाई। 31 इसे अल्बामा में फिल्माया गया और 2013 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 32-9 में इसका प्रीमियर हुआ और इसे काफी सफलता मिली। 33-34 रोजरिबर्ट.com के लिए लिखते हुए ब्रायन टेलेरिको का मानना था कि फिल्म काफी हद तक गिलन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत प्रभावी थी। वह खुद केली को विवेक की सीमा पर खड़ी एक प्रेरित महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। 35 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फ्राइट मीटर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 36. फरवरी 2014 में गिलन को वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन द्वारा निर्मित ABC के लिए एक अमेरिकी सिंगल कैमरा सिटकॉम सेल्फी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, जिसे 2014 से 2015 के US टेलीविजन सीजन के लिए हरी झंडी दी गई थी। गिलन ने एलिजा डोओली नाम की एक सोशलाइट का किरदार निभाया था, जो एलिजा डूलिटल का एक आधुनिक रूप है, जो सोशल मीडिया से ग्रस्त है। यह पहली बार था जब गिलन किसी अमेरिकी टेलीविजन सीरीज में मुख्य भूमिका में थीं। 37-38 39
7 एपिसोड के बाद 7 नवंबर 2014 को एबीसी द्वारा श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 40 शेष 6 एपिसोड 25 नवंबर 2014 से हुलू पर उपलब्ध कराए गए थे। 41, 43, 44, 45 मई 2013 में करेन गिलन को मार्वल सुपरहीरो साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नेबुला के रूप में लिया गया था। 46 जिसे अगस्त 2014 में रिलीज किया गया था। 47 गिलन ने इस भूमिका के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, जिसे मार्वल ने विग में बदल दिया, जिसे गिलन ने सेल्फी के निर्माण के दौरान पहना था। 48 मई 2014 में करेन गिलन को टी वेस्ट द्वारा निर्देशित वेस्टर्न फिल्म इन ए वैली ऑफ वायलेंस में जॉन ट्रेवोल्टा, एथन हॉक और ताइसा फार्मिगा के साथ लिया गया था। करेन गिलन ने फार्मिगा के किरदार की बड़ी बहन एलेन का किरदार निभाया था। 4/9 2015 में गिलन ने एडम मैके द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म द बिग शॉट में ब्रैड पिट, क्रिश्चियन बेल, रयान गोसलिंग, स्टीव कैरेल और मेलिसा लियो के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 51 उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म कायर लिखी और निर्देशित की, जिसे 2015 एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 52 53 बाद में वर्ष में उन्होंने कन्वेंशनल नामक एक और लघु फिल्म लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया। 54 उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ओकुलस के लिए 20वें एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला नवागंतुक श्रेणी में पुरस्कार जीता। 55 उसी वर्ष उन्हें द डेविल यू नो नामक एक HBO पायलट में कास्ट किया गया था। 56 57 2 नवंबर 2016 को यह घोषणा की गई थी कि गिलन बर्बैंक आधारित विकास और उत्पादन कंपनी माउंट के साथ अपने निर्देशन फीचर फिल्म की शुरुआत लिखेंगे, निर्देशित करेंगे और उसमें अभिनय करेंगे। हॉलीवुड फिल्म्स का इंडी ड्रामा प्रोजेक्ट, जिसका शीर्षक टपरवेयर पार्टी है, स्कॉटिश हाईलैंड्स में उसके गृह शहर इन्वर्नेस में सेट। फिल्मांकन जनवरी 2017 में शुरू हुआ और अगले महीने में लपेटा गया। 58 59 बाद में फिल्म का शीर्षक बदलकर द पार्टीज जस्ट बिगिनिंग कर दिया गया। 60 फिल्म को ब्रिटिश अकादमी स्कॉटलैंड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 61 2017 में 2017 में गिलन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में नेबुला के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। इस बार वह फिल्म की नामांकित टीम की सदस्य बन गईं। 62 और द सर्कल में एम्मा वाटसन, टॉम हैंक्स और जॉन बॉयगा के साथ सहअभिनय किया। अप्रैल में रिलीज हुई बाद की फिल्म जेम्स पोंसोल्ट द्वारा निर्देशित और लिखित थी और डेव एगर्स के उपन्यास पर आधारित थी। 63 उस वर्ष भी करेन गिलन ने जुमांजी वेलकम टू द जंगल में मुख्य महिला भूमिका रूबी राउंडहाउस की भूमिका निभाई, जो कि जुमांजी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त थी, जिसमें ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और निक जोनास के साथ अभिनय किया गया था। 64 उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 दोनों फिल्मों का फिल्मांकन जनवरी 2017 में जॉर्जिया के फेट काउंटी के पाइनवुड अटलांटा स्टूडियो में शुरू हुआ और जनवरी 2018 में समाप्त हुआ। 65 66 2019 में एवेंजर्स एंडगेम में अपनी प्रमुख भूमिका के अलावा उन्होंने स्टूबर और स्पाइस इन डिस्गाइज फिल्मों में सहअभिनय किया और ऑल क्रिएचर्स हियर बिलो में अभिनय किया। 2019 में ही उन्होंने जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में रूबी राउंडहाउस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और न्यूरोटिका नामक एक लघु फिल्म में दिखाई दीं। 67 68 2020 वर्तमान मुख्यधारा की सफलता। 2020 में गिलन जैक लंदन के उपन्यास पर आधारित एडवेंचर ड्रामा द कॉल ऑफ द वाइल्ड में दिखाई दीं। 69 अगले वर्ष उन्होंने लीना हेडे, एंजेला बेसेट, कार्ला गुगिनो, मिशेल योह और पॉल जियामाटी के साथ एक्शन फिल्म गनपाउडर मिल्कशेक में अभिनय किया। 70 71 72 73 इस भूमिका के लिए उन्हें दूसरे क्रिटिक्स च्वाइस सुपर अवार्ड्स में एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 74 2021 में
डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन ने घोषणा की कि गिलन आगामी डिज्नी टेलीविजन एनिमेशन और 20वीं टेलीविजन एनिमेशन सीरीज रोना हू लिव्स बाय द रिवर में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय करेंगे। गिलन सीरीज के निर्माता एमिली कपनेक और सीरीज के संगीतकार डैनी एल्फमैन के साथ सीरीज के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 2022 में उन्होंने आरोन पॉल के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर डुअल में अभिनय किया। 76, जिसे पूरी तरह से टैम्पियर, फिनलैंड में फिल्माया गया है। 77, 78 उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 79 रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की समीक्षक सहमति ने फिल्म को अच्छी तरह से निर्देशित बताया और द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए जॉन डेफोर ने कहा कि करेन गिलन, जिन्होंने डॉक्टर हू के बाद के दशक का अधिकांश समय साइबॉर्ग, कंप्यूटर अवतार और एक पतली कल्पना वाले हत्यारे की भूमिका निभाते हुए बिताया है, के पास यहां निभाने के लिए बमुश्किल अधिक मानवीय भूमिका है, इस हद तक कि वह सारा को समर्थन के लायक बनाती है। यह एक उपलब्धि है। 80 तीसरे क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड्स में उन्हें साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2023 में गैलेक्सी कॉन रैले में गिलन। 2023 में वह लेट ब्लूमर्स में दिखाई दी। 82, जिसके लिए डेडलाइन हॉलीवुड के डेमन वाइज ने उनके आकर्षक और ताजगी भरे घमंडमुक्त प्रदर्शन की प्रशंसा की। 83, इसके अलावा 2023 में उन्होंने रसेल क्रो के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्लीपिंग डॉग्स का फिल्मांकन शुरू किया। 84, जिसने 2024 कैरेन शीला गिलन बटा एलेन बटा, जन्म 28 नवंबर 1987, एक स्कॉटिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्हें ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन में उनके काम के लिए पहचान मिली, खासकर साइंस फिक्शन सीरीज डॉक्टर हू 2010 से 2013 में 11वें डॉक्टर की मुख्य साथी एमी पॉन्ड की भूमिका निभाने के लिए। उनकी शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में थ्रिलर आउटकास्ट 2010 और रोमांटिक कॉमेडी नॉट अदर हैप्पी एंडिंग 2013 शामिल है। उन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए स्टेज पर भी काम किया। जॉन ओसबोर्न के नाटक इनएडमिसिबल एविडेंस 2011 में दिखाई दी। गिलन ने हॉरर फिल्म ओकुलस 2013 में अभिनय करके हॉलीवुड में कदम रखा और एबीसी सिटकॉम सेल्फी 2014 में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2014 से 2023 की कई फिल्मों में नेबुला की भूमिका निभाकर स्टारडम हासिल किया, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है, और फंतासी फिल्मों जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017 और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में रूबी राउंडहाउस की भूमिका निभाई। उन्होंने ड्रामा फिल्म द पार्टीज जस्ट बिगिनिंग 2018 भी लिखी और निर्देशित की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म गनपाउडर मिल्कशेक 2021, थ्रिलर फिल्म डुअल 2022, आने वाली उम्र की फिल्म लेट ब्लूमर्स 2023 में अभिनय किया है और डगलस इज कैंसिल्ड 2024 श्रृंखला के साथ ब्रिटिश टेलीविजन पर वापसी की है। प्रारंभिक जीवन। करेन शीला गिलन का जन्म 28 नवंबर 1987 को इन्वर्नेस में हुआ था। एक मैरी और रेमंड जॉन गिलन की बेटी। उनके पिता नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के सुंदरलैंड से है। 2 हालांकि वह एक कैथोलिक पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन उनका कहना है कि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था और वे किसी धर्म का पालन नहीं करती है। जब वह 16 साल की हुई तो गिलन एडिनबर्ग चली गई और टेलफोर्ड कॉलेज में HNC एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस कोर्स पूरा किया। 4 वह इटालिया कोंटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में अध्ययन करने के लिए 18 साल की उम्र में लंदन चली गईं। 5-6 वहां रहते हुए उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी ने स्काउट किया। 7 अपने अभिनय करियर से पहले उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया, जिसका प्रीमियर 2007 में लंदन फैशन वीक में हुआ। करेन गिलन ने कहा है कि वह मॉडलिंग में वापसी के लिए अपने अभिनय करियर को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मॉडलिंग का आनंद मिलता था, तो अभिनय हमेशा उनकी मुख्य रुचि और लक्ष्य रहा था। 8
आजीविका। मुख्य लेख। करेन गिलन के प्रदर्शनों की सूची। 2006 से 2012। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन। गिलन के शुरुआती टेलीविजन अभिनय करियर में कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं शामिल थीं। उनकी पहली भूमिका आईटीवी अपराध नाटक रीबस के एक एपिसोड में थी, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। 90 गिलन ने स्केच कॉमेडी सीरीज द केविन बिशप शो के कलाकारों की टुकड़ी के सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें उन्होंने कैटी पेरी और एंजेलिना जोली जैसी मशहूर हस्तियों सहित कई किरदार निभाए। करेन गिलन द वेल नामक एक हॉरर प्रोजेक्ट में एक प्रमुख भूमिका में टीवी पर भी दिखाई दी, जिसे BBC 2 पर एपिसोडिक लघु फिल्मों की एक श्रृंखला के रूप में और बाद में bbc.co.uk पर एक वेब श्रृंखला के रूप में प्रसारित किया गया था। BBC के मल्टीमीडिया स्विच प्रोग्रामिंग का हिस्सा लघु एपिसोड ऑनलाइन गेम के साथ जुड़ते हैं, जो श्रृंखला में प्रस्तुत वातावरण का और अधिक अन्वेषण करते हैं। 2008 में उन्होंने चैनल 4 की टेलीविजन फिल्म स्टैक्ड में अभिनय किया। उद्धरण वांछित। 2010 में डॉक्टर हू के सहकलाकार मैट स्मिथ के साथ गिलन ने ब्रिटिश साइंस फिक्शन सीरीज डॉक्टर हू में 11वें डॉक्टर मैट स्मिथ द्वारा चित्रित की साथी एमी पॉन्ड का किरदार निभाया था। मई 2009 में भूमिका में आने से पहले वह डॉक्टर हू की सीरीज 4 के एपिसोड द फायर्स ऑफ पोम्पेई में एक भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखाई दी थीं। साथ उन्होंने द 11th ऑवर में एमी के रूप में अपनी पहली ऑनस्क्रीन उपस्थिति दर्ज की, जिसमें उनकी चचेरी बहन कैटलिन ब्लैकवुड ने उसी किरदार के छोटे संस्करण को निभाया था। 12, 13, 14, 2010 में उन्होंने यंग स्कॉट अवार्ड्स में मनोरंजन श्रेणी में जीत हासिल की। वह 2011 में छठी सीरीज में और 2012 में 7वीं सीरीज के पहले 5 एपिसोड में दिखाई दीं। 15, 16 करेन गिलन ने 2013 के क्रिसमस स्पेशल द टाइम ऑफ द डॉक्टर में अपनी भूमिका दोहराई, जो डॉक्टर के रूप में स्मिथ के प्रस्थान के साथ मेल खाता था। 17 2011 में गिलन ने डगलस हॉज के साथ जॉन ओसबोर्न के नाटक इनएडमिसिबल एविडेंस में शर्ली की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली थिएटर उपस्थिति दर्ज की। 18 यह नाटक 16 अक्टूबर 2011 को डॉनमार वेयरहाउस में शुरू हुआ। 18 आउटकास्ट में उपस्थिति बनाने के बाद यह घोषणा की गई कि करेन गिलन अगस्त 2011 में एमुन इलियट के साथ नॉट अदर हैप्पी एंडिंग नामक एक इंडी स्कॉटिश रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय करेंगी। 19 उन्हें निर्देशक जॉन मैके ने चुना था क्योंकि वे उन्हें वी विल टेक मैनहट्टन के निर्माण के दौरान जान गए थे, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया था। एक बहुत ही चुलबुली, जीवंत, ऊर्जावान, मजाकिया, थोड़ा अनाड़ी व्यक्ति के रूप में जो चरित्र के लिए एकदम फिट था। 20-21 कैरेन गिलन ने पत्रकारों को बताया कि वह स्कॉटिश प्रोडक्शन में शामिल होकर खुश है, जो ड्रग के इस्तेमाल या अंग्रेजों से लड़ने के बारे में नहीं है। 22 फिल्म का प्रीमियर जून 2013 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 23, 24, 25 2012 में गिलन टेलीविजन फिल्म वी विल टेक मैनहट्टन में सुपरमॉडल जीन श्रिम्पटन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी, जिसमें फोटोग्राफर डेविड बेली के साथ श्रिम्पटन के रिश्ते की कहानी बताई गई थी। 26 तो दोस्तों जुम्बान जी पहले एक कई सालों पहले स्टार्ट हो चुकी है और आगे इसकी जो तीसरा पार्ट है वो हमें 13 दिसंबर 2019 को देखने को मिला था और कंटिन्यू अब इसका चौथा पार्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है 2026 तक। या दोस्तों 2026 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, 2025 के एंड तक या 2026 के अंदर ही हमें देखने को मिल जाएगी। 130 मिनट की रनिंग लाइन थी दूसरे पार्ट की और इसका बजट लगभग 225 से लगभग 232 मिलियन के बीच में था। तो इसने जो कलेक्शन किया वो लगभग 801 मिलियन का किया है, तो ये सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।